नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साइंस का यह 17वां सेट लेकर के आया हूं और यह सभी प्रीवियस ईयर का पेपर है। यह 27/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है, शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो इसमें से ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ सभी लोग पढ़े होंगे। ये NCERT क्लास 9th का जब आप बायो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मोनेरा समूह में माइकोप्लाज्मा नहीं होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मोनेरा जगत को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, तो उसमें आप NCERT क्लास 9 में सारा का सारा आपको मिल जाएगा। देखिए मोनेरा में क्या क्या आ जाता है मैं वो आपको बता देता हूँ। मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक होता है डायटम और एक होता है एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है ना, क्या होता है एक्टिनोमाइसिटीज, ये मोनेरा वर्ग में आ जाता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए यही आर की बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कि मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी किसी कोश में तो 2n² से ज्ञात करिएगा, जहाँ n क्या है, कोशों की संख्या है। ठीक है ना, ये कोश है, कोश की संख्या। अब जैसे कह रहा है तीसरा कोश है तो बस 2n की जगह 3 लिखिए, स्क्वायर लिखिए, तो 3 तरीके कितना होता है 9, और 9 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 18। मतलब तीसरे में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता। क्लियर है, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप कर लीजिएगा। चौथा बोले तो n की जगह 4 रखिएगा, पांचवा बोले तो n की जगह 5 रखिएगा। ये आपको याद रखना है, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे दे 2n, 3n², 2n², 2n+n, ऐसे करके भी दे सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2n² होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रसव पीड़ा, फिर खाली स्थान भरना है, कि दीवारों में संकुचन के कारण होता है। संकुचन के कारण क्या होता है, जिनका मुक्त होना, कि अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग। तो आपको पता है कि गर्भाशय होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, प्रसव पीड़ा में गर्भाशय की दीवारों में संकुचन होता है। ठीक है ना, प्रसव पीड़ा किस लिए होता है, क्योंकि वो जो गर्भाशय है हमारा उसमें संकुचन होता है। संकुचन मतलब वो सिकुड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 13 किसका है, एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम नहीं भी याद है तो आपको याद होना चाहिए, पहले में 2, दूसरे में 8, अब कितना बच गया 3। तो कितना कोश है मेरे भाई, 1, 2, 3। सेल को कोश कहती हैं। देखिए सेल हो गया ना, इसी को हिंदी में लिखा है सेल, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं कोश। ठीक है ना, तो आपके पास कितने कोश हो गए, 1, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, याद रह जाएगा। कभी भी आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में अधिकतम 18, फिर इसमें 32। ठीक है ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये अधिकतम है, लेकिन ये कोई जरूर नहीं कि हमेशा 18 ही आए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि n परमाणु संख्या 7 है,
मतलब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है। अब देखिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही पढ़े होंगे हम लोग तो ऐसे याद करते, नफ अस सब बी। तो तीसरा क्या है? आर्सेनिक। अगर जिसको डायरेक्टली आर्सेनिक का याद है वो तो उड़ा देगा, लेकिन जब आर्सेनिक का याद नहीं है तो तरीका आपको याद होना चाहिए। कैसे? ये कितना है? 7। हम लोग क्या सीखे हैं कि जब मेंडलीव का आवर्त सारणी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। अगर अच्छे से पढ़ जाएंगे तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तरीके से आ जाएगा। ये देखिए क्या है मेरे भाई, ये है 7, ठीक है ना। अगर इसमें 8 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 15। इसमें कितना जोड़ेंगे? 18, तो कितना आ जाएगा? 33। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। जैसे कि है तो पहले में 2 याद रखिएगा, ठीक है, फिर 8, फिर 8, फिर 18, ऐसे जोड़ते जाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो आंसर इसका याद रखिएगा, आपको 33 हो गया। इसी तरीके से निकालते हैं। मैं इसको मिटा करके अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए कैसे करते हैं, आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे ये क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है, लिथियम है, ह ली ना क रब कस फर, ठीक है। इसका कितना होता है? 1। ध्यान से सुनिएगा। इसका कितना होता है? 3। इसका कितना होता है? 11। इसका कितना होता है? 19। इसका कितना होता है? 37। समझ में आया? इसका कितना होता है? 55। या फिर मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ मुझे नहीं पता है, देखिएगा कैसे हम इसको निकाल लेते हैं। 87, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी मोजले का पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। ये आवर्त से भी मैं पहले आपको सिखा देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे भाई आवर्त है, ठीक है। ये क्या है? आवर्त है, ओके। अब जो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये वर्ग है, ठीक है ना। वर्ग को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये एक ये वर्ग हो जाएगा ऊपर से। अब देखिए हमने क्या लिख दिया, ये आवर्त लिख दिया ना। पहले आवर्त में क्या है? हाइड्रोजन है, दूसरे में क्या है? लिथियम, तीसरे में क्या है? सोडियम। तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे यहाँ लिखता हूँ। ये देखिए 2, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। ये देखिए पेन मैंने चेंज कर लिया, 2 8। अब देखिएगा ये आवर्त है, ठीक है ना। अब भूलिएगा मत, हमको इस परमाणु क्रमांक से मतलब है, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए 2 में 1 जोड़े कितना आया? 3 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। अब देखिए 8 में 3 जोड़े कितना आ गया? 11 आ गया कि नहीं? 11। फिर 2 8 8 होता है। अब देखिए 11 में 8 जोड़ दिए आप तो 19 आ गया कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो नीचे प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। इसको जैसे इसमें जोड़ेंगे तो नीचे वाला प्राप्त हो रहा है, इसको जैसे जोड़ रहे हैं नीचे प्राप्त हो रहा है। अब क्या होता है? 18, 2 8 18, 3 हो गया ना। अब देखिए 18 जोड़े तो 37 हो गया ना। फिर 18 जोड़ेंगे कितना हो गया? 55। और अब क्या जोड़ेंगे? 32। बात याद रखिएगा, जब भी अगर आपको पूछेगा कि इस वर्ग के चौथे परमाणु का परमाणु संख्या क्या है तो इसी विधि से आप निकालेंगे। आपको क्या याद रखना है? ऐसे याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32। क्या याद रखना है? 2 8 8 18 18 32। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 7वां में लिखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें 19 होता है जो कि अपूर्ण होता है। तो आपको ये 6 याद रखना है, ये आपको 6 याद रख लेना है। और ये आवर्त से है। अब मैं एक प्रश्न इसी में अगर मैं बना दूं मेरे भाई, मैं कह दूं कि वर्ग संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वर्ग 17, वर्ग 17 को 7th ए भी बोलते हैं। हो सकता है ऐसे भी एग्जाम में दे दे केवल 7th ए। तो आप भावनाओं को समझिएगा कि वर्ग 17 के चौथे, या हाँ चौथा ही पूछ लेता हूँ, चौथे तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए। कौन सा?
चौथे तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए अब आपको आवर्त सारणी याद होना चाहिए कि फ कल ब्र आई, ये चौथा हो गया ना, उसके बाद में 8 है। बात को समझिएगा, क्लियर है। अब ये क्या है मेरे भाई, इसका 9 है, पहला तो याद ही होगा आपको, 30 तक तो याद करने को बोला ही है। ये कितना है, 17 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 8 17, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। ये देखिए मैं 8 से क्यों शुरू किया, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो 2 है वो हमने लिखा नहीं है, बात समझिएगा। एक इसके ऊपर भी है, ये 2 8, ये 2 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर 8 जोड़ेंगे और 2 8 ये हट चुका है, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, 2 8 फिर 18, और जब 18 इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 35। अब जब 35 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 35 10 45 और 8 कितना हो जाएगा, 53। ठीक है ना, ये 53। इस तरीके से आंसर देना है। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपको आवर्त सारणी याद है तो आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बड़े आराम से बता सकते हैं। इसका आंसर हो गया 33। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतना एक्सप्लेन किया, पता नहीं आपको आया कि नहीं आया। देखिए कह रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती हैं, कणिकाएं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा WBC RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 कणिकाएं होती हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी कणिका क्या होती है, WBC होता है। तो श्वेत रक्त कणिका इसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका ऑप्शन डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होगा कि ये जो RBC है और WBC है, इसका अलग अलग नाम होता है, तो मैं वो नाम बता देता हूँ। जब भी आपको ये श्वेत रक्त कणिकाओं या श्वेत कोशिकाओं की बात बोले तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। कभी कभी यही दे देगा, तो ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट। याद रखिएगा, यह एक अनियमित आकृति की कणिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक होता है, परंतु इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या होती हैं, श्वेत होती हैं। ठीक है ना। और RBC, ये लाल रक्त कणिका को क्या बोलते हैं, तो RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा ये बात, ठीक है ना। अब एरिथ्रोसाइट अर्थात लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, या लाल रक्त कणिका में, इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण ये क्या होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है। श्वेत रक्त कणिका अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है ना। जब आप टेस्ट कभी कराए होंगे ब्लड का टेस्ट, तो आपको ये जरूर दिया होगा न्यूट्रोफिल्स कितना है, बेसोफिल्स कितना है, इस्नोफिल्स कितना है। यही इस्नोफिल्स बढ़ जाता है तो जुकाम बार बार हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो इम्यूनिटी है आपकी वो कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगर पूछ दे कि सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका कौन सी है, हालांकि इसमें ये दे दिया श्वेत रक्त कणिका, तो इसमें भी अगर सबसे बड़ी दे तो मोनोसाइट बताना है आपको। क्या बताना है, मोनोसाइट। ठीक है ना। मैंने 5 का नाम बताया था ना आपको, तो आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो उस मोनोसाइट में सबसे बड़ा कौन होता है, मोनोसाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति अनंत हो जाती है, घटती है, शून्य हो जाती है, बढ़ती है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर रहेगा। अगर आपको नहीं भरोसा है तो कभी आप यह देखे होंगे, आप जब किसी विद्युत वायर के नीचे गए होंगे, मतलब बड़ा हो, जहाँ पर हाई वोल्टेज हो, तो वहाँ पर देखेंगे कि कंपन की आवाज़ सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि उसमें इतना हाई वोल्टेज होता है कि उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो आपको आसानी से बस इतना याद रखना है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और मैं ये भी बता दूं कि वायु में अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, कितना,
1 डिग्री सेल्सियस, तो चाल जो ध्वनि की चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ये याद रखना, अगर ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो गति कितनी हो जाएगी बढ़कर 0.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी। क्लियर है। इसी पर आपसे कोई प्रश्न भी बना सकता है, जैसे मैं कह दूं कि आज सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था तथा ध्वनि की गति 320 मीटर पर सेकेंड था, तो 12 बजे दोपहर, ठीक है ना, 12 बजे 32 डिग्री सेल्सियस होने पर ध्वनि की गति क्या होगी, तो अब आप बताइए, बता देंगे ना कि 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का मतलब कि 0.6 गुणे 1 करेंगे तो 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 4.27 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। तो 332 से कितना हो जाएगा, अरे 320 से कितना हो जाएगा, 324.27 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ध्वनि की गति। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वस्तु 4 सेकेंड में 14 मीटर, 2 सेकेंड में 16 मीटर औसत गति है। ये इसे आप लोग हल करिए, हर एक सेट में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। मतलब किसका पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से नहीं लगाया जा सकता, वो होता है ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, वही खाने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na, बाई मतलब HCO3, सोडियम, H मतलब बाई, कार्बोनेट मतलब CO3। इसी को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिएगा, इसी को क्या बोला जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कोई दिक्कत, ये प्रश्न याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। ऑप्शन ए क्या है, थियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन और यूमेलानिन। आपको पता है कि हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है ना, मतलब श्वसन करने का मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन को हमारे रक्त में घोलती है, हमारे पूरे बॉडी में ले जाती है। वर्णक मतलब रंजक, रंजक मतलब कौन सा रंग है, तो ये हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। ठीक है, ये मेलानिन जो होता है वो हमारे त्वचा के रंग को दिखाता है। त्वचा का रंग डार्क है कि उजला है, ज़्यादा काला अगर हमारे त्वचा का रंग है तो मेलानिन ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है। ये मेलानिन क्या करती है, सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बचाती है। और आप देखे होंगे जहाँ पर तापमान कम होता है वहाँ के लोग गोरे होते हैं, और जहाँ का तापमान अधिक होता है वहाँ के लोग डार्क वाले होते हैं, काले होते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, अगर अपने भारत में देखना है तो विविधता में देख लीजिए ना। आपको मैं थोड़ा सा फिगर बना करके बता देता हूँ, जैसे कि ये क्या है, हमारा अपना भारत है। ठीक है, ये अपना क्या है, भारत है। ठीक, तो इस भारत में आपने देखा होगा कि ये जो है ये साउथ है। साउथ में क्या होता है, ज़्यादा तापमान होता है ना, तो यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के लोग डार्क स्किन के होते हैं। जबकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते जाते कश्मीर वाले क्षेत्र में जाएंगे, लद्दाख वाले क्षेत्र में जाएंगे, या पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको उजले रंग मतलब गोरे लोग मिलेंगे। ठीक है ना, ऐसा स्किन मिलेगा कि साउथ और नॉर्थ में पहचान हो जाएगा। तो इससे यह पता चलता है कि जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर डार्क स्किन वाले इसलिए होते हैं क्योंकि वह सूर्य के अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनी किरणों से प्रोटेक्ट करने के लिए उनका स्किन वैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या, मेलानिन नामक वर्णक होता है उनमें। लेकिन शरीर में श्वसन वर्णक पूछे तो आपको हीमोग्लोबिन बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। तो याद रखिएगा, मैंने बताया भी है, गैलियम। गैलियम एक ऐसी धातु है जो हम अगर हाथों में लें तो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये एकमात्र ऐसी धातु है। और Hg जो पारा है, मरकरी है, यह सामान्य ताप पर द्रव खुद ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि
किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रतिरोध, विभवांतर, चुंबकीय प्रेरण और विद्युत धारा। तो आपको पता ही होगा कि वोल्ट मीटर विभवांतर नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है तो नाभि, मुख्य अक्ष, ध्रुव, त्रिज्या। तो याद रखिएगा, जब गोलीय दर्पण है, जैसे कि ये एक गोला है, इसको हम काट देते हैं, जैसे ये काट दिए तो यहाँ कलाई किए तो ये अवतल हो गया, लेकिन अगर हम यही इसके धसे हुए भाग में कलाई कर देते तो ये उत्तल हो गया। लेकिन ये है क्या? गोलीय दर्पण है। इसका परावर्तक सतह क्या है? ये है परावर्तक, और यहाँ ये है परावर्तक। बात समझ में आ रही है? तो यह परावर्तक जो केंद्र है वह उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा दूसरे बना करके बता देता हूँ। दूसरे, ये देखिए, ये जो है हमारे पास, ये परावर्तक, ये पीछे कलाई कर दिया, और ये जो सामने है परावर्तक है। ये क्या है आपका? एक अक्ष हमने कर दिया। ध्रुव क्या है? ये ध्रुव है आपका, ये ध्रुव है। ठीक है ना? तो ध्रुव से ही, जैसे कि अगर ये आपके पास ये कोई है, प्रकाश यहाँ पड़ा, ये फोकस से मान लीजिए, ठीक है ना? तो आप बताइए, ध्रुव, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है ना यहाँ पर, ये ध्रुव है। ध्रुव से ही तो परावर्तक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। याद रखिए, पूरा का पूरा क्या, ये पूरा का पूरा ध्रुव ही है। ठीक है ना? ये जो आप जहाँ से यहाँ से परावर्तित हो रहा है, मतलब ये भी ध्रुव है। यहाँ से परावर्तित हो रहा है, मतलब ये भी ध्रुव है, ये कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायित्व यूवी रेज अल्ट्रावायलेट कई बार पढ़ाया गया है, अभी भी मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। ठीक है ना? पराबैंगनी किरणें। कभी अगर आपसे पूछ दे कि इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 10⁻⁻8 लिखना है मुझे। ऐसे लिख देता हूँ कट करके, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 मीटर तक होता है क्या? तरंग दैर्ध्य, परिसर। ठीक है ना? लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी बोल दे, आवृत्ति अगर आपसे बोल दे, तो 10⁻16 से 10⁻14 तक। ठीक है ना? ये फ्रीक्वेंसी होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज। ये होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। वलय मतलब समझते हैं? छल्ला की तरह। ये देखिए, रिंग की तरह। तो रिंग की तरह क्या होता है? मीथेन का क्या होता है मेरे भाई? CH4, है ना? इसकी संरचना आप देखेंगे कि इस तरीके से है। देखिए, क्या ये रिंग की तरह है? क्या नहीं, ये ओपन है। तो जहाँ N लगा है ना, वो क्या है? एल्केन ग्रुप का है, ये ओपन है। तो एक ही बचा है बेंजीन, और बेंजीन के बारे में आप जानते हैं C6H6 इसका फार्मूला होता है। आपने बहुत 9th-10th में पढ़ा है ये इस तरीके से। तो ये एक रिंग की तरह होता है, ये छल्ले की तरह होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन की श्रृंखला एक वलय के रूप में बेंजीन का होता है। ठीक है ना? अगर यहीं पर ऐसे भी दे दे, बेंजीन भी दे देता, सपोज करिए, मैं इसको मिटा करके और एक क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने कह दिया, हालांकि वलय का मतलब तो बेंजीन ही होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न दे दे कि बंद, कार्बन की एक बंद श्रृंखला हो, बंद श्रृंखला, और ऑप्शन में दे दिया मीथेन, प्रोपेन, बेंजीन, और एक दे दिया साइक्लो ब्यूटेन, क्या कुछ दे दिया, साइक्लो ब्यूटेन। तो याद रखिए, जहाँ साइक्लो लगेगा वो बंद श्रृंखला हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब साइक्लो मतलब बंद हो जाएगा साइकिल की तरह। ठीक है ना? और ब्यूटेन मतलब 4 था, तो 4C लगाएंगे आप। ये देखिए 4C हो गया, सबको पैक कर दीजिए, बंद हो गया ना। अब क्या है, कार्बन के पास 2 होता है ना, तो CH2, ये देखिए क्या है, चारों तरफ से पैक है कि नहीं है? मतलब इसी को ऐसे लिख सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, बस केवल अगर आपको एक आयत बना दे, वर्ग बना दे, तो वो क्या होता है? साइक्लो ब्यूटेन। इसका मतलब वो हो गया हमारे पास बंद कार्बन श्रृंखला। ठीक है ना? अब आप बताइए ये क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, 1 2 3 है ना,
तीन है मतलब साइक्लो एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन, ठीक है ना। ये देखिए शीर्ष से पता करते हैं, 1 2 3 शीर्ष है। आप भुजा से भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें 4 भुजा है तो 4 शीर्ष भी होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब जब बंद श्रृंखला दिखे तो आप वहाँ साइक्लो लगा लेंगे, ठीक है। और आपसे पूछ दे कि बंद कार्बन श्रृंखला है तो साइक्लो के बाद मेथेन, मेथेन में नहीं हो, कम से कम प्रोपेन होगा, ठीक है ना। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, उसमें आपको शीर्ष या भुजा गिनना होगा, शीर्ष ही गिनिए आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि He हीलियम के 52 किग्रा में अणु उपस्थित हैं। न्यूमेरिकल से प्रश्न पूछ दिया। तो देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, हीलियम, इसका कितना किलोग्राम दिया है, तो आप कहेंगे कि 52 किलोग्राम दिया है, 52 केजी दिया है। और पूछ क्या रहा है कि अणु कितने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आप हीलियम का अणु भार निकालेंगे। परमाणु भार आपको याद होना चाहिए, इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4। तो ये हो गया इसका भार, याद रहेगा। अब देखिए अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। कई बार मेरा अगर वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो पा गए, मतलब ये चीज़ आप कर लेंगे। तो दिया गया भार मतलब हम कहते हैं W, वो भी किस में, ग्राम में चाहे किलोग्राम में, जो भी दिया है, ठीक है ना। और नीचे क्या होता है, अणु भार, हम इसको M से डिनोट करते हैं, M से, ठीक है ना। तो ग्राम कितना दिया है, 52, और आपका इसका कितना है अणु भार 4, तो 13 चौके कितना हो जाएगा 52, तो आंसर हो गया 13। मतलब जानते हैं कि हीलियम के 52 किलोग्राम में 13 अणु उपस्थित हैं। क्लियर है, याद रहेगा। अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, उस परमाणु अथवा अणु में या उस यौगिक में उपस्थित मात्रा, द्रव्यमान कितना होगा बटे उसका अणु भार। जैसे अगर मैं कह दूं कि 980 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 490 ग्राम, ठीक है ना, 490 ग्राम H2SO4 में अणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या। तो आप बताइए क्या बताएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अणु की संख्या निकालने के लिए कहेंगे कि ग्राम में कितना मात्रा दिया है 490, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब इसका निकालेंगे अणु भार। तो अणु भार निकालने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, उसका द्रव्यमान संख्या, इसका 1 होता है, इसका 32 होता है और इसका 16 होता है। जैसे ही तीनों को निकालेंगे, देखिए ये कितना है, 2 बार H है तो ये 2 हो गया, ये S अकेले है तो 32 हो गया, 32 2 34, और ये O 4 बार तो 16 चौके 64, तो कितना आ जाएगा 98। 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, 2 5 10, 5 अणु होंगे। समझ में आया कैसे सवाल लग रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। प्रश्न मैं जल्दी से पढ़ दिया, हो सकता है ना समझ में है, तो एक बार फिर से आराम से अस्थायी रूप से पढ़ता हूँ, समझ लीजिएगा। कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो ये आराम से एक परिभाषा के रूप में दिया है, इसे किया गया कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, किया गया कार्य। आपको पता होगा W बराबर F इंटू D, चाहे इस D की जगह S लिखते हैं, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बल की दिशा में ही विस्थापन हो, विपरीत दिशा में भी विस्थापन हो सकता है, ठीक है। तो अब बताइए एकदम परिभाषा के रूप में है कि नहीं, एक लागू स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण को क्या कहते हैं। देखिए बल की दिशा में दे रहा है ना, अगर हम किसी पिंड पर बल लगा रहे हैं और यह बल की ही दिशा में, इसी दिशा में ये यहाँ से यहाँ आ गई, कहाँ से, यहाँ से यहाँ आ गई, तो इसका मतलब हमने क्या किया, कार्य किया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु 6 सेकंड में, ये भी आपको होमवर्क कई बार प्रश्न ऐसा पूछ रहे। देखिए हर शिफ्ट में अभी मैं 17 सेट करा दिया हूँ, 17 में ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें यह 2 सवाल ना आया हो। अब पता नहीं क्यों दिया है, अच्छा है, हर सवाल कठिन नहीं दे सकता है ना। ये देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या कहलाता है? प्रबल, आनुवंशिकी, प्रतिसारी और उपर्युक्त सभी। देखिए वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे हम प्रबल कहते हैं। कन्फ्यूजन में कभी भी आनुवंशिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद रखना। उसको क्या कहते हैं? प्रबल कहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक क्या होता है कि पूरा का पूरा लक्षण उसमें आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि पानी का घनत्व 10⁻³ किग्रा मीटर पर क्यूबिक है तो धातु का घनत्व इतना हो, तो धातु के सापेक्ष घनत्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ठीक है। kg/मीटर³, ठीक है ना। ये माइनस है ना, इनवर्स के रूप में है तो हमने पर लिख दिया। और जब धातु की घनत्व की बात होगी तो 8.5 × 10⁻³ फिर kg/m², ठीक है। यही दिया है सवाल में। अब पूछ रहा है कि धातु के सापेक्ष घनत्व बताइए, तो मैं सीधे सापेक्ष घनत्व निकाल दे रहा हूँ। सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व। मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। वस्तु का घनत्व कितना है बटे जल का घनत्व, ठीक है ना, जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व कितना है मेरे भाई? आप कहेंगे सर 8.5 × 10⁻³ है। और जल का घनत्व दिया है ना, पानी का घनत्व दिया ना। याद रखिएगा पानी का घनत्व हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। तो धातु के सापेक्ष घनत्व कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 10⁻³ इससे अगर हम काट दिए तो क्या बचा? केवल का केवल 8.5 बचा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि होती है। क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? मतलब कौन सा सही है, ये कहने का मतलब। देखिए Mg+O2 दिया है MgO, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया है? ZnH2SO4, फिर क्या है? ZnSO4 + H2, ठीक है। फिर ये 2Mg और O2, फिर 2MgO दिया है। फिर दिया है COH2O CH3OH। इस तरीके से हमारे पास 4 ऑप्शन है। और कह रहा है प्रश्नों को तो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कह रहे ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है, मतलब ढांचा सही है। हमको ये नहीं बताना है कि एकदम कौन सा इसमें से सही है, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, ढांचा बताना है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि ये एक घर का हमने ढांचा बना दिया, ठीक है ना। जैसे हमने ये क्या कर दिया, मान लीजिए हमने एक घर का ढांचा बना दिया, ठीक है। ये घर नहीं बनाया है, घर का ढांचा बनाया, तो ढांचा सही है कि नहीं ये चीज़ बताना है। तो इसमें ढांचा तो यही सही है। और अगर आप देखेंगे ये तो पूरा का पूरा मकान बन गया है। ये देखिए मकान नहीं सही है। ये देखिए यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर O 2 बार है लेकिन एक ही बार है। क्या सही है क्या? ये तो गलत है। लेकिन ढांचा जो है सही है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको संतुलित करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ Mg+O2 MgO, ठीक है। तो यहाँ पर हमें O संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करने, 2 O हो गया। अब Mg2 हो गया तो 2 से यहाँ कर दिए। अब ये देखिए सही हो गया। ढांचा ये था और मकान बन के ये तैयार हो गया। दोनों तरफ बराबर है। ये तो मकान तैयार है, पूरा का पूरा बना हुआ ही है। देखिए एक ZN, एक SO4 H2 2 बार है, यहाँ पर H2 2 बार है, दिख रहा है ना। ये तो पूरा का पूरा मकान बना है और हमें ढांचा की बात का है, इसलिए यह सही नहीं है।
समझ रहे हैं सभी के सभी। ये देखिए पूरा का पूरा मकान ही बन गया है, दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, 2 mg 2 O है, यहाँ पर भी 2 बार O 2 बार mg। तो ये वास्तव में सही है, लेकिन ये ढांचा नहीं है, ये तो पूरा पूरा मकान बन गया, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बता रहे हैं, ये तो सभी सही है, तो गलत तो ये दिख रहा है, ये गलत है, लेकिन वास्तव में इस सवाल के हिसाब से आंसर हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। मैं मिटा करके ऑप्शन लगा देता हूं कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्यों पूछा है ढांचागत रासायनिक समीकरण, अगर ढांचागत न पूछता कौन सा रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है, मतलब सही रासायनिक समीकरण को, तो ये भी करता है, तो इस सवाल के लिए नहीं लिखता, तो ये ऑप्शन ये होता। बात समझ में, जब भी ढांचागत पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।